अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स तक जो है वो कंटिन्यू किया था और आज जो है हम ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ जो हमारी लास्ट टाइम मिस हो गई थी वो ये था, एक छोटी सी डेफिनेशन थी शुरू में बिल्कुल, और वो थी एक्सक्रीशन की, जो उस टाइम जो है वो हम लोग कंप्लीट नहीं कर सके या जेन में नहीं आया। तो एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन आप लोगों को वैसे भी पता है स्टूडेंट्स, ये वर्ड निकला हुआ है एक्सक्रीट से। एक्सक्रीट होता है किसी भी चीज़ को जो है वो एलिमिनेट करना या बॉडी से बाहर निकालना। तो अगर बायोलॉजिकल टर्म में हम इसको देखें या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, तो इसमें इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ये आपको एक्सक्रीशन की जो है वो डेफिनेशन मिल जाएगी। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग, अब एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, और इसके साथ साथ कुछ और छोटे मोटे जो हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, जैसा कि इसमें हमारे पास आ जाता है क्रिएटिनिन, क्रेटाइन, और भी काफ़ी इस तरह के कंपाउंड है। इन सब के रिमूवल को जो है हम एक्सक्रीशन बोल जाते हैं। और इसके अलावा वैसे भी नॉर्मल बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट जो है निकल रहा होता है, हम उसके लिए एक्सक्रीशन यूज़ करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट से मुराद क्या है, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जिनके अंदर नाइट्रोजन वगैरह पाई जाती है, ठीक है, इनको हम नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, जैसा कि यूरिया, यूरिया यानी जो पानी वगैरह इसके साथ कुछ साल्ट्स वगैरह मिलते हैं तो ये यूरिन बन जाता है, ठीक है। इसी तरह अमोनिया हमारी बॉडी में पैदा होता है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया में। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स है। अब जिस तरह हमने पढ़ा है कि प्लांट्स जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का फिनोमेना दिखाते हैं, इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे जो हैं वो फंक्शंस हैं, बहुत सारे होम्योस्टैटिक फंक्शंस हैं, जिसमें ये भी ऑस्मो रेगुलेशन का फिनोमेना शो करते हैं। ज़ाहिर है जिसका रिलेशन सारा जो है वो साल्ट से है, वाटर से है। आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर साल्ट कंसनट्रेशन या वाटर कंसनट्रेशन अगर इसका बैलेंस बराबर ना रहे, तो इससे क्या होता है कि बॉडी या इंसान जो है या वो जानवर जो है बीमार हो जाएगा, और अल्टीमेटली अगर फिर भी उसकी बॉडी के अंदर पानी की कंसनट्रेशन या साल्ट की कंसनट्रेशन या मिनरल्स जिनको आप कहते हैं उनकी कंसनट्रेशन बरकरार ना रहे, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो एनिमल्स के अंदर हमें दो टाइप्स के जो है वो एनिमल्स नज़र आते हैं। वन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, क्या है ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, और दूसरी टाइप्स जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर्स। नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्मो रेगुलेटर्स यानी जो रेगुलेट करते हैं, ठीक है, और दूसरे कौन से हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ठीक है। अब ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी की साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो आइसोटोनिक रखते हैं, यानी इक्वल अमाउंट में रखते हैं एज कंपेयर टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। इवन फॉर मेरीन साल्ट वाटर इन्वायरमेंट, यानी आप समंदर में, मेरीन किसको बोलते हैं, समंदर की इन्वायरमेंट जो है, तो इवन मेरीन साल्ट वाटर इन्वायरमेंट में भी जो है वो अपने साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर जो होते हैं पानी में, उसके हिसाब से उनको बराबर रखते हैं, ठीक है। जब वो बराबर रखते हैं तो इसलिए इनको जो है वो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, इनको कोई एनर्जी जो है वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ती, इसलिए वो आराम सुकून से क्या है कि उनकी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट जो है वो बराबर रहती है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ठीक है। तो अगर हम इनको डिफाइन करते हैं तो उस बुक में भी डेफिनेशन है, और यहाँ पर क्या है कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स आर द मरीन ऑर्गेनिज्म that maintain an internal environment which is isotonic to their external environment, यानी ये ऐसे मरीन ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादातर समंदर में पाए जाते हैं, जो कि अपने मेंटेन करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट किससे, विच इज़ आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी जो उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या होता है, आइसोटोनिक, यानी जितने साल्ट उनकी बॉडी के अंदर हैं उतने ही साल्ट उनकी बॉडी से
बाहर है। मसलन समंदर के अंदर जितने साल्ट की कंसंट्रेशन है, इसी तरह उनकी बॉडी के अंदर भी उसी तरह साल्ट की कंसंट्रेशन होगी। इससे क्या होगा कि इनको जो है वो एक्टिवली कोई वर्कआउट या एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं करनी पड़ेगी साल्ट्स की रेगुलेशन के लिए या फ्लूइड्स की रेगुलेशन के लिए। तो ये क्या है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो शार्क जो है इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल है, ठीक है। शार्क्स आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ये एक्टिवली रेगुलेट करते हैं इंटरनल सैलिनिटी, सैलिनिटी कहते हैं साल्ट कंसंट्रेशन को, टू मैच द सैलिनिटी ऑफ आउटसाइड इन्वायरमेंट। यानी एक्टिवली क्या करते रहते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं अपनी इंटरनल सैलिनिटी, ताकि वो मैच होती रहे किसके साथ, टू द सैलिनिटी ऑफ देयर आउटसाइड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मोस्ट जो ऑर्गेनिज्म है, बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें किडनीज ये साल्ट की कंसंट्रेशन को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाकी ये है कि आपको पता है आपकी स्किन से भी साल्ट्स वगैरह एक्सक्रीट होते रहते हैं। कुछ एनिमल्स में हम पढ़ेंगे कि उनके अंदर साल्ट सिक्रीशन के लिए कुछ ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं स्पेशलाइज, अभी हम शार्क के अंदर ही पढ़ेंगे। तो जो दूसरी कैटेगरी आ रही है हमारे पास, ये है ऑस्मो रेगुलेटर्स की। अब ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनको कॉन्स्टेंटली जो है वो अपनी एनर्जी सर्व करना पड़ती है, और ये जो है वो इनको साल्ट्स की रेगुलेशन करना पड़ती है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर देख सकते हैं, एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफर नोटिसली द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो ये क्या है कि इनकी बॉडी की फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू आउटसाइड एनवायरनमेंट। यानी अगर ये पानी में है तो इनके जो बॉडी के अंदर है साल्ट कंसंट्रेशन वो बाहर वाली साल्ट कंसंट्रेशन से मुख्तलिफ होगी, और इस वजह से क्या है, ये एक्टिवली रेगुलेट करते हैं टू डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपरटोनिक एंड एक्सक्रीट साल्ट इन हाइपरटोनिक, दोनों कंडीशन में। तो क्या है, एक्टिवली रेगुलेट करना पड़ता है या इनको डिस्चार्ज करना पड़ता है। अगर ये डिस्चार्ज करना पड़ता है एक्सेस वाटर, अगर ये हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक मैंने आपको बताया था कल भी कि जब सेल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, और उसकी इन्वायरमेंट डाइल्यूट हो जाती है, तो वो क्या है, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक कंडीशन अगर इन एनिमल्स को जो है वो आ जाए तो ये क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा पानी डिस्चार्ज आउट, ये पानी निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यानी इनको रेगुलेट करना पड़ रहा है। या फिर क्या है, एक्सक्रीट साल्ट इन हाइपरटोनिक कंडीशन। और अगर बहुत आपको पता है एक्सक्रीट साल्ट इन हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक हमने कल देखा था लेक्चर में कि बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट हो जाए, यानी साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो इस सूरत में क्या है कि ये साल्ट सिक्रीट आउट भी इनको करना पड़ते हैं, यानी दोनों काम करना पड़ते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो पानी सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, और अगर साल्ट कंसंट्रेशन यानी हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाए, यानी बहुत कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो जाए, तो तब ये जो है वो साल्ट्स भी जो है वो उनको एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह ये क्या कहलाते हैं, दे आर ऑस्मो रेगुलेशन। और अगर हम यहाँ पर जाएं तो इनकी जो है अच्छी सी जो है वो डेफिनेशन ये बनेगी कि दीज आर द एनिमल्स विच टाइटली रेगुलेट देयर बॉडी ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी यही साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन को बोलते हैं, सॉल्यूट एंड साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है। मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, सारा काम हो क्यों रहा है, सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए या बराबर रखने के लिए। तो ये काफ़ी कॉमन है एनिमल किंगडम्स में, जिस तरह फ्रेश वाटर फिश है और बाकी कुछ एनिमल्स हैं जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, जिनको अपनी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो है वो एनर्जी सर्फ वगैरह जो है वो करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी जो बॉडी की साल्ट या वाटर की कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं होती। अब देखते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम मेरीन एनवायरनमेंट की तरफ आते हैं। तो मोस्टली मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, अब आपको ये भी पता होगा कि इनवर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं, ये वो एनिमल्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये जितने आपको इंसेक्ट्स वगैरह नज़र आते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, जो कि इनवर्टिब्रेट्स आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो पूरा चैप्टर पढ़ा था, उसमें
इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, ठीक है। तो मोस्टली मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, अगर मेरीन इनवर्टिब्रेट में किसी एक की एग्जांपल लूँ तो मैं किसी क्रैब की एग्जांपल भी ले सकता हूँ, किसी क्रेफिश की भी ले सकता हूँ, ठीक है, किसी झींगा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, केकड़ा भी ले सकता हूँ। ये भी जो है वो इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, और मेरीन है, समंदर के अंदर रहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है, यानी इनके जो इंटरनल बॉडी साल्ट कंसंट्रेशन है वो समंदर की जो या मेरीन इन्वायरमेंट में जो साल्ट कंसंट्रेशन है उसके बराबर है, ठीक है। अब अगर हम वर्टिब्रेट्स में चलेंगे, वर्टिब्रेट्स किसके अंदर, अभी हम मेरीन की बात कर रहे हैं, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये मेरीन यानी समंदर के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म है। ज़ाहिर है समंदर के अंदर हमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों मिलते हैं। तो अब वर्टिब्रेट्स में हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं जी। वर्टिब्रेट्स में हम सबसे पहले हैग फिश देखते हैं, ठीक है। हैग फिश जो है ये अपनी बॉडी की जो सल्यूट कंसंट्रेशन है ये आइसोटोनिक रखती है विद सराउंडिंग सी वाटर। जब ये अगर ये अपनी फ्लूइड कंसंट्रेशन आइसोटोनिक रख रही है, यानी मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसंट्रेशन बराबर रख रही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, ये ऑस्मो कन्फॉर्मर है, इसको कोई रेगुलेशन नहीं करना पड़ेगी। अभी हमने दोनों में बात कौन सी की है, इनवर्टिब्रेट में भी एग्जांपल पढ़ी है ऑस्मो कन्फॉर्मर की, और इसी तरह जो है वो वर्टिब्रेट, ये दोनों कहाँ के ऑर्गेनिज्म, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं हम, ये मैरीन है, दोनों समंदर की। तो वर्टिब्रेट्स में क्या है, फिशेज आर आइसोटोनिक विद सराउंडिंग सी वाटर, जबकि कार्टिलेजनस फिशेज, हाँ जी। अब एक आ रहा है, अच्छा जी मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स कि हमें टू टाइप्स की फ़िश जो है वो फिशेस जो है वो नज़र आती हैं। इसमें एक आपकी जो कैटेगरी है वो बोनी फिशेस की है, जिनको हम ऑस्टिक थीव्स भी बोलते हैं, यानी बोनी फिशेस जो मोस्टली आप लोग खाते हो, दरिया से पकड़ के या डैम के जो मछली है जो आप खा रहे हो जिसमें कांटा होता है, ये बोनी फिश है, इसको हम कहते हैं बोनी फिश। और दूसरी कौन सी है, वो कार्टिलेजनस फिशेज हैं, यानी जिनके अंदर बोन नहीं होती बल्कि क्या होता है, कार्टिलेज होता है। आपको पता है कार्टिलेज एक सॉफ्ट किस्म का जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है जिससे मिलके आपके कान बने हुए हैं, ठीक है, आपकी नाक बनी हुई है, ये कार्टिलेज से जो है वो मिलके बने हुए हैं। तो मोस्ट कार्टिलेजिनस फिशेस, यानी ये कार्टिलेजिनस फिशेस कौन सी हैं, जिनके अंदर बोन्स की बजाय कार्टिलेज का स्केलेटन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये शार्क्स, रेज एंड स्केट्स, ये तीनों टाइप्स की जो फिशेज हैं ये कार्टिलेजिनस फिशेज है। तो मोस्टली कार्टिलेजिनस फिशेज जो हैं ये अपने, ये मैंने आपको पहले बताया था कि शार्क्स जो हैं ये ऑस्मो रेगुलेटर हैं, ठीक है। तो ये रेगुलेट करती हैं, मेंटेन करती हैं लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सी वाटर। ज़ाहिर है इन्होंने समंदर में सर्वाइव करना है, तो ये अपनी इंटरनल बॉडी के अंदर जो साल्ट कंसंट्रेशन है उसको कम रखती हैं एज दैट कंपेयर टू दैट ऑफ सी वाटर। तो क्या है कि इनके किडनीज जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का फिनोमेना दिखाते हैं और एक्सक्रीट करते हैं साल्ट, और कहाँ कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं, थ्रू गिल्स, और इसके अलावा, ठीक है, कहाँ कहाँ से इनके किडनी सिक्रीट कर रहे हैं या ऑस्मो रेगुलेशन का फिनोमेना दिखा रहे हैं, थ्रू गिल्स एंड पोसेस साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन। और इनके अंदर जो है साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन भी स्पेशलाइज जो है वो पाए जाते हैं, सच एज रेक्टल ग्लैंड। ये रेक्टल ग्लैंड्स आपको शार्क्स वगैरह के अंदर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम शार्क वगैरह का जिक्र कर रहे हैं कार्टिलेजिनस फिशेस का, तो इसमें जो है ये रेक्टल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर रेक्टल ग्लैंड्स, और आपको पता होना चाहिए कि क्या है कि ये ऑर्गन्स हैं, ये ग्लैंड्स हैं जो कि एक्सेस साल्ट को जो है वो स्क्रीट करते हैं, किन में से, मोस्टली शार्क्स एक्सेट्रा में से, ठीक है। और इसी तरह ऊपर ये दो डेफिनेशंस हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर, ये भी दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है कि ये जिससे हम शार्क में पढ़ रहे हैं कि शार्क में एक तो उनके किडनीज जो है ऑस्मो रेगुलेशन दिखा रहे हैं, वो सॉल्ट को स्क्रीट कर रहे हैं थ्रू गिल्स, और इसके अलावा क्या है उनके अंदर स्पेशलाइज ऑर्गन है जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टल ग्लैंड, ठीक है। अब इसके अलावा इनके अंदर जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी है साल्ट को जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, टू रिमूव साल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब ये क्या चीज़ है, अब ये हम इसका चलते हैं आगे देखते हैं
कि कुछ ऐसी फिशेज हैं जिनकी बॉडी के अंदर लो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, इन देयर बॉडी फ्लूइड, बट हैव रेंडर दिस हाइपरटोनिक टू दैट ऑफ सीज वाटर बाय रिटेनिंग यूरिया इन। यानी क्या होता है कि कुछ ऐसी फिशेज होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, खासकर इनमें फिशेज की एग्जांपल आ रही है, जो अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम रखती हैं। क्यों? बाहर समंदर जो का पानी है, समंदर का पानी है, उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि ये अपने अंदर कम करती हैं। कैसे करती हैं? ये अपनी बॉडी को हाइपोटोनिक जो है वो दैट ऑफ सी वाटर जो है वो कर लेती हैं। कैसे कर लेती हैं? हाइपोटोनिक कैसे करती हैं? बाय रिटेनिंग यूरिया इन एडिकेट कंसंट्रेशन। ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिया बहुत ज़्यादा जो है वो रिटेन करती हैं या रखती हैं या स्टोर करना शुरू कर देती हैं। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो यूरिया है ये बहुत ख़तरनाक किस्म का कह लें कंपाउंड है। ये यूरिया जो है ये बहुत टॉक्सिक होता है। अगर थोड़ी देर के लिए बॉडी के अंदर ये ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाए तो कह लें कि इसके भी जो है वो आपने देखा ही होगा, कुछ लोग किडनीज के पेशेंट होते हैं जिनका डायलिसिस चल रहा होता है, और क्या होता है कि अल्टीमेटली उनकी जो है वो डेथ भी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये यूरिया उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रिटेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके किडनीज काम नहीं कर रहे होते, किडनीज यूरिया को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहे होते, इसलिए उनकी यूरिया की बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाने से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो क्या है कि कुछ, अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि कुछ फिशेज ने अपने अंदर जो है लो साल्ट कंसंट्रेशन रखा हुआ है, ठीक है, और क्या है कि कैसे लो साल्ट कंसंट्रेशन रखी हुई है। अब वो क्या करती हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर यूरिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट में जो है वो जमा कर लेती हैं। अब यूरिया की जो हाई कंसंट्रेशन है वो बहुत जो है वो डैमेजिंग है, ये आप देख रहे हैं, बिकॉज यूरिया इन हाई कंसंट्रेशन इज डैमेजिंग। यानी क्या है कि जब यूरिया अपनी बॉडी को जो है वो सॉल्ट कंसंट्रेशन को कम रखने के लिए अपनी बॉडी के अंदर यूरिया तो रखती हैं, लेकिन क्या होता है कि यूरिया जो है वो उनके बॉडी के टिश्यूज या सेल्स को नुकसान भी दे सकता है। तो उस यूरिया को काउंटर करने के लिए, यूरिया का जो डैमेजिंग इफेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए क्या है, इनके अंदर एक और केमिकल मौजूद होता है, विच इज ट्राईमिथाइलमाइन ऑक्साइड, ठीक है, TMO भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्राईमिथाइलमाइन ऑक्साइड। यानी अब क्या है कि इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट कंसंट्रेशन को जो है वो कैसे काउंटर किया हुआ है, बाय रिटेनिंग यूरिया। अब यूरिया को तो उन्होंने अपनी बॉडी में रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन बात क्या है, यूरिया इनकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। अब उसके टॉक्सिक इफेक्ट को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है कि इन्होंने एक और केमिकल अपनी बॉडी के अंदर जो है वो रखा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राईमिथाइलमाइन ऑक्साइड, TMO। अच्छा, यहाँ पर एक और स्टूडेंट्स आपको मज़े की बात बताता चलो कि ये जो TMO है ना, ये वही वजह होती है कि बहुत सारी फिशेस होती हैं, हमने देखा है कि उनसे स्मेल काफ़ी आ रही होती है। तो फिश जब पानी से बाहर आती है तो यही TMO जो है, इसको जब बैक्टीरिया डिग्रेड करना शुरू करते हैं तो इससे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फिश से स्मेल आती है, जिसको हम फिशी स्मेल भी बोलते हैं, ठीक है, वो उसकी वजह यही होती है, ठीक है। अब आते हैं हम बोनी फिशेस की तरफ। तो बोनी फिशेस जो हैं विच आर डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर, ठीक है, बट लेटर बिकम मेरीन। जो ये पहले फ्रेश वाटर फिशेस की डिसेंडेंट भी थी, इनके बाव अजदाद में भी आती हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि जब ये मेरीन इन्वायरमेंट में कभी चली जाएं, देख एक एक बात याद रखना कि हर फ्रेश वाटर फिश जो है वो मेरीन इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकती। कुछ ऐसी फिशेस हैं जो कि पैदा तो कह लें कि आप फ्रेश वाटर में होती हैं, लेकिन अपनी जो है वो कुछ लाइफ का हिस्सा मैरीन वाटर में भी गुजारती हैं। तो ये उन फिशेस की बात कर रहे हैं जो पहले तो फ्रेश वाटर की होती हैं, लेकिन बाद में लेटर बिकम मैरीन, ठीक है, बाद में वो मैरीन हो गई हैं। तो ये क्या करती हैं, लूज वाटर फ्रॉम देयर हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। ये चीज़ अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये बात ये कह रहा है कि ये अपना पानी लूज करती रहती हैं फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी। मैंने आपको बताया था कि हाइपोटोनिक क्या कंडीशन होती है, जिसमें अंदर जो है वो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, जब पानी बहुत ज़्यादा सेल के अंदर कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होती है तो ये हाइपोटोनिक बॉडी होती है, हाइपोटोनिक कंडीशन होती है। तो ये हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या है, ये बहुत ज़्यादा पानी
लूज करती रहती हैं टू देयर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। बाहर इन्वायरमेंट क्या है, जाहिर है समंदर के अंदर इन्वायरमेंट क्या है, या इनकी बॉडी से बाहर, अगर ये फ्रेश वाटर की भी बात कर रहे हैं, बल्कि बात यहाँ पे मैरीन की हो रही है, तो इनके बाहर वाली इन्वायरमेंट क्या है, ये हाइपोटोनिक। मैंने आपको बताया था कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कौन सी है, कि जिसमें बाहर वाली जो कंडीशन है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, यानी बाहर साल्स वगैरह जो है वो बॉडी के कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि दिस फिशेस हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर। जाहिर है कि ये फिशेस बार बार पानी एक्सक्रीट कर रही हैं, ठीक है। क्या है कि इनकी अंदर की बॉडी की जो सिचुएशन है वो हाइपोटोनिक बॉडी है। जब हाइपोटोनिक बॉडी है तो ये बार बार क्या करेंगी, फ्लूइड्स को जो है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जो है सक्रीट करेंगी, ठीक है। जब ये बार बार ज़्यादा पानी सक्रीट करेंगी तो इससे क्या होगा कि इनको प्यास लगेगी और ये बहुत ज़्यादा पानी ड्रिंक करेंगी, ठीक है। दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर एंड एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन रिजल्टिंग इन मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन एंड मिनिमम वाटर लॉस। यानी क्या है कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन सक्रीट करेंगी, ठीक है, and excrete concentrated urine resulting in maximum salt excretion and minimum, क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा पी रही हैं। पानी जब बहुत ज़्यादा पिएंगी तो उसमें साल्ट, जो समंदर के पानी के साल्ट्स हैं वो उनकी बॉडी के अंदर आएंगे, तो क्या है कि ये फिर कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो, यानी बहुत गाढ़ा यूरिन पैदा करेंगी, ठीक है। तो इससे क्या है, मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन होगी और मिनिमम वाटर लॉस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दो किस्म की फिशेज हैं, उनका थोड़ा सा कंपैरिजन कर देते हैं। ये हमारे पास एक मेरीन फिश है, समंदर की फिश है। अब ये देखें, पैसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू गिल्स। मैंने अभी बताया है कि ये बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं। क्यों इनको पानी पीना पड़ता है, कि बाहर से जो साल्ट्स आ रहे हैं बॉडी से उनको बाहर एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो इनके गिल से भी पैसिव लॉस होता रहता है, ठीक है। पैसिव लॉस क्या होता है, विदाउट एनर्जी सर्व किए, विदाउट एटीपी यूज़ किए हुए अगर पानी इनके सेल से खुद ब खुद बाहर जा रहा है गिल्स के ज़रिए, तो ये पैसिव लॉस है। एंड ड्रिंक्स सी वाटर, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं। फिर इनके क्या है कि साल्ट जो है वो है एक्टिवली एक्सक्रीटेड बाय गिल्स। तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि साल्ट जो है वो इनके गिल से भी बाहर आते हैं, इनकी बॉडी से भी बाहर आते हैं, और इनके यूरिन वगैरह से भी बाहर आते रहते हैं, ठीक है। तो साल्ट जो है एक्टिवली एक्सक्रीट कर रहे हैं गिल्स, ठीक है। और स्केंटी अमाउंट ऑफ आइसोटोनिक यूरिन कंटेन सम साल्ट। तो ज़ाहिर है जब यूरिन बाहर आएगा, ज़ाहिर है यहाँ से भी साल्ट लीक हो रहे हैं, यहाँ से पानी लीक आ रहा है, तो यहाँ से क्या है कि फिर थोड़े से ही साल्ट रहते हैं जो कि एक्सक्रीट आउट होते हैं, और ये आइसोटोनिक कंडीशन होती है यूरिन की। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रेश वाटर फिश है। अब ये इतना पानी नहीं पीती। अब उसकी वजह क्या है, ये पानी क्यों नहीं पीती? अगर ये बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दे तो इसकी बॉडी से साल्ट की कंसंट्रेशन है वो लूज हो सकती है। क्योंकि आपको मैं बताता चलूँ कि फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में सिर्फ साल्ट की कंसंट्रेशन का फ़र्क है। मेरीन वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, जबकि फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। इसलिए जब यहाँ पर फ्रेश वाटर फिश को साल्ट कंसंट्रेशन कम मिलती है तो ये पानी भी कम जो है वो पीती है। यहाँ पर देखें आपने, ये पानी ज़्यादा पी रही थी। क्यों पी रही थी? कि इसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, और ये जो यूरिन पैदा कर रही थी उसके अंदर भी, और बाकी इसके गिल्स वगैरह से भी साल्ट जो है एक्सक्रीट आउट हो रहा था। जबकि ये फिश जो है ये पानी इतना ज़्यादा नहीं पिएगी। ये गिल्स के ज़रिए साल्ट को निकाल ली थी बाहर, और ये क्या करेगी, ये गिल्स के ज़रिए क्या है, एक्टिवली जो है वो साल्ट्स की जो है वो पानी के अंदर जो थोड़े बहुत साल्ट है उनको जो है वो अपनी बॉडी के अंदर अपटेक करेगी या लेगी। क्योंकि ये पानी इतना नहीं पी रही, इसलिए क्या है कि ये साल्ट की कंसंट्रेशन को गिल्स के जरिए गेन करेगी, ठीक है। सॉरी। और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन कंटेन लिटिल साल्ट्स, ठीक है। अब इसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन तो निकलेगा, लेकिन लिटिल साल्ट्स, क्योंकि ये साल्ट्स जो है वो बिल्कुल जो है वो बाहर से इसके अंदर थोड़े से आ रहे हैं, पानी के अंदर बहुत कम है, तो ये अपनी बॉडी से बहुत कम साल्ट निकालेगी। तो इसका यूरिन क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, यानी काफ़ी डाइल्यूट यूरिन होगा। जबकि इसका जो यूरिन था ये हमने इसके अंदर जो है वो साल्ट से कंसनट्रेटेड टाइप होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखा पैसिवली गेन द वाटर अक्रॉस बॉडी सरफेस एंड थ्रू गिल्स। तो ये मुंह से तो नहीं पानी ले रही, लेकिन कहाँ से पानी ले रही है, अपनी बॉडी सरफेस से और थ्रू गिल से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया मेरीन वाटर का और जो है वो फ्रेश वाटर का। इसके बाद हम चलते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के। तो फ्रेश वाटर एनिमल कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, ऑस्मोटिक फ्लडिंग होती रहती है इनकी बॉडी में, कभी इनके फ्लूइड का लॉस होता रहता है। ठीक है, ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी यानी पानी इनके जो है वो बहुत समझ लें कि दुश्मन होता है फ्रेश वाटर वालों का, क्योंकि इनके सेल्स की फ्लडिंग हो सकती है, इनके सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ सकता है। ठीक है, तो उस पानी को निकालते निकालते इन बेचारों का जो साल्ट है बॉडी का वो भी लूज होना शुरू हो जाता है। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में हम देख सकते हैं एमीबा है, पैरामीशियम है, ये पंप आउट करते हैं एक्सेस वाटर। इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इनको ध्यान से सुनना है, ये एग्जाम के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी फ्रेश वाटर जो है वो एनिमल जिनमें फिशेस आ जाती हैं रिमूव करती हैं एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक डाइल्यूट, हाइपोटोनिक है डाइल्यूट यूरिन जो है, तो इनके अंदर जो साल्ट का लॉस हो रहा होता है ये कंपनसेट हो जाता है बाय यूजिंग साल्ट कंटेनिंग फूड। ठीक है, जो इनका साल्ट अगर कहीं से लॉस भी हो रहा है यूरिन के ज़रिए हल्का फुल्का, तो ये जो खुराक खाएंगी उससे वो साल्ट जो है वो गेन कर लेंगी। ठीक है, या फिर पानी के अंदर से जो है वो साल्ट बाय एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट बाय गिल्स एंड स्किन। तो ये मैंने बताया था कि ये एक्टिव अपटेक हो रही है, साल्ट जो है वो पानी से जो है इसके गिल्स के अंदर जाएंगे और गिल्स से होते हुए इसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे, और यहाँ से पानी भी पैसिवली जो है ये बॉडी के अंदर आता रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब देखते हैं जी टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल किसको कहते हैं, लैंड वाले एनिमल। इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन देखते हैं। अब जो लैंड एनिमल्स होते हैं इनमें सबसे जो बड़ा इनको मसला होता है, जो आप लोगों के साथ भी होता है, थोड़ा सा बाहर निकलते हो तो डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। अगर आप पानी ना पियो तो पसीना इतना ज़्यादा आता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, और अगर इंसान जो है वो फिर भी पानी की अपनी कमी पूरी ना करे तो उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे यानी लैंड वाले इन्वायरमेंट में जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। ठीक है, डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, यानी जब पानी बॉडी के अंदर से लॉस होना शुरू होता है तो ये डिहाइड्रेशन जो है वो कहते हैं ना यार कि इसको डिहाइड्रेशन हो गया है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसको डायरिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको डायरिया होने की वजह से क्या है, पानी की कमी होगी, ये पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम है जो टेरेस्ट्रियल लाइफ में ऑर्गेनिज्म जो है वो सफ़र करते हैं। इसमें सबसे पहले आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी सक्सेसफुली जो है इन्वेड कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। ठीक है, यानी ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल एलिमेंट है इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी होती हैं। ठीक है, वो कौन सी मॉडिफिकेशन है जो इनको लॉस ऑफ वाटर से बचाती हैं। दे आर कवर्ड बाय बॉडी सरफेस विच प्रिवेंट लॉस ऑफ मोस्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। ठीक है, ये लॉस ऑफ वाटर एज द वैक्सी एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। अगर आप इंसेक्ट के ऊपर देखें तो उसका एक वैक्सी वैक्स किस्म का, यानी वैक्स आप वैसे किसका मोम को बोलते हो, या जैसा जो आपकी कैंडल है, कैंडल की वैक्स ही होती है वो, तो ऑयल टाइप या वैक्स टाइप की जो इनकी एक्सोस्केलेटन होती है, यानी जो बाहर वाला इनका ढांचा होता है किनका, इंसेक्ट्स का। ठीक है, ये भी इनको जो है ये बेसिकली क्या है, ये इनको इनकी बॉडी से पानी के लॉस को प्रिवेंट करती है। आप देखते हैं कुछ कीड़े कीड़े मकोड़े जो हैं इनकी एक्सटर्नल जो बॉडी होती है, यानी जो इनका एक्सोस्केलेटन बहुत सख्त होता है, और उसके ऊपर फिर वैक्सी लेयर भी होती है अक्सर, जिससे वो शाइन कर रहे होते हैं, आपको नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत किस्म के उनके कलर होते हैं। तो वो क्या है कि वो बेसिकली क्या है कि ये मल्टी लेयर डेड केराटिनाइज स्किन होती है, बल्कि उनके ऊपर क्या है, उनकी एक्सोस्केलेटन होती है इंसेक्ट्स के ऊपर। वैक्सी एक्सोस्केलेटन क्या करती है, इनके बॉडी से पानी के लॉस को रोकती है। इसी तरह फिर एनिमल्स में देख लें तो मल्टी लेयर डेड केराटिनाइज स्किन सेल्स होते हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, इंक्लूडिंग हमारी बॉडी में
हमारी स्किन के अंदर भी जो है केराटिनाइज स्किन कौन सी होती है, जो कि केराटिन से मिलके बनी होती है। केराटिन मैं आपको बताता चलूँ, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो आपके नेल्स में पाई जाती है, जो आपके बालों में पाई जाती है। So your hairs and your nails are basically made up of keratin. So that's why your skin is also called as keratinized skin, because your skin has also large amount of keratin in its आउटर सरफेस, या इसकी जो एपिडर्मिस है आपकी स्किन की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा केराटिन पाई जाती है। ठीक है, तो ये केराटिन हमें बहुत सारी जो है वो चीज़ों से बचाती है। जो आपके स्किन की बाहर वाली लेयर, आपको पता है ये डेड लेयर होती है, और इसके अंदर केराटिन होती है, और ये वक्तन फ़क्तन ये भी जो है वो उतरती रहती है। ठीक है, अब ये अपने आप को कैसे बचाते हैं? एक तो इंसेक्ट के बारे में बात हो चुकी है कि उनके बाहर वैक्सी एक्सोस्केलेटन है, जबकि जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनके बाहर डेड केराटिनाइज स्किन होती हैं। फिर ये ड्रिंकिंग करते हैं, पानी पीते हैं, ईट करते हैं मॉइस्ट फूड। ठीक है, ऐसी फूड खाते हैं जो गीली टाइप होती है, जिनके अंदर जो है वो पानी भी होता है, सॉल्ट भी होता है, जिससे ये अपने पानी के जो लॉस है, ये लॉस ऑफ वाटर जो है उससे अपने आप को जो है वो बचाते हैं। तो इनके अंदर कुछ मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडॉप्टेशंस भी होती हैं। ठीक है, यानी इनके मेटाबॉलिज्म में भी कुछ डिफरेंस होता है, और बिहेवियरल अडॉप्टेशंस भी होती हैं। ठीक है, अब बिहेवियरल अडॉप्टेशन देखते हैं, कैसा बिहेवियर जो है अडॉप्ट किया होता है इन्होंने लैंड के ऊपर जो है वो सरवाइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल सम डेजर्ट मैमल्स, इसमें कैंगरू रैट है। ठीक है, तो ये कैंगरू रैट जो है ये पानी पीता ही नहीं है, अगर मिल जाए तो पी लेगा, वरना ये पानी नहीं पीता। कैंगरू रैट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर बाय फीडिंग ऑन सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट। ये क्या करता रहता है? हमने क्या बात की है कि मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडॉप्टेशन। तो अब इसके अंदर अडॉप्टेशन क्या है? मेटाबॉलिकली अडॉप्टेशन क्या है कि ये पानी नहीं पीता, बल्कि मेटाबॉलिकली इसकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? जो ये बीज वगैरह खाता है वहाँ पे पौधों के, डेजर्ट प्लांट्स के, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो जब इसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे क्या होता है कि ये पानी इसकी बॉडी में खुद ब खुद बनता रहता है। ठीक है, तो ये पानी पिए बगैर भी जो है ये सरवाइव जो है वो करता है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं, इनकी किडनी जो है वो बहुत सारे साल्ट्स को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को फिल्टर कर देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो क्या है कि इनकी किडनीज क्या है, रिमूव कर देते हैं एक्सेस साल्ट को। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट हेडिंग आती है, विच इज़ एनहाइड्रोबायोसिस। बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या है, ये टॉलरेट कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को, यानी जिस तरह हम लोग भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं, तो ये डिहाइड्रेशन को काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, और हर एनिमल में एक हर अलग अलग किस्म का सिस्टम है डिहाइड्रेशन से बचने का। इस करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रोबायोसिस। ठीक है, दिस इज anhydrobiosis. The terrestrial animal can tolerate dehydration and it is different in various animals. This characteristic is known as anhydrobiosis. ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो एक्सक्रीशन आ रहा है। तो ये क्लास जो है ये नेक्स्ट जो थर्ड लेक्चर होगा हम उसके अंदर इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है। इससे ज़्यादा जो है वो साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। काइंडली कल हम जो है ये एक्सक्रीशन देखेंगे, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देखेंगे, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स जो है वो टच करेंगे, और नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है ये भी देखेंगे। सो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।